ये कहानी है प्रमोद महाजन की। प्रमोद महाजन को आप सब जानते हैं। आज अगर अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी के चाणक्य हैं, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी और उस वक्त सरकार भी, तब कहते हैं कि उस दौर में प्रमोद महाजन चाणक्य हुआ करते थे बीजेपी के। और प्रमोद महाजन की एक पहचान ये भी थी कि बीजेपी के लिए फंडिंग, पैसे पार्टी के लिए जमा करना, इसमें उन्हें बहुत महारत हासिल थी। और जब उनकी मौत हुई तो इस फंडिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, उन पैसों को लेकर भी सवाल उठे थे। और इस मौत के ठीक एक महीने के बाद, प्रमोद महाजन की मौत के ठीक एक महीने के बाद, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे विवेक मोइत्रा, उनकी भी मौत हुई थी। विवेक मोइत्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 2-3 बार मुझे मिलने का मौका मिला था विवेक मोइत्रा से, तो हम लोग जो हमेशा नाम लेते थे वो विवेक बोलते थे, तो वो हमेशा करेक्ट करते थे और कहते थे वी नहीं बी, विवेक मोइत्रा मेरा असली नाम, तो इसलिए मैं विवेक कह रहा हूँ। तो ठीक एक महीने के बाद विवेक मोइत्रा की मौत हुई, और ठीक एक महीने के बाद उसी विवेक मोइत्रा की मौत के साथ जो प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन थे, वो अपोलो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। तो ये दोनों कहानियाँ क्या आपस में मिलती हैं, इनका क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज कोशिश करूँगा पूरे फैक्ट्स के साथ बताने की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमोद महाजन जी से। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे। प्रमोद महाजन एक वक्त INB मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे, वो संसदीय कार्य मंत्री सेंटर में, डिफेंस मिनिस्टर रहे, उससे पहले महाराष्ट्र में वो विधायक रहे, फिर लोकसभा के लिए चुने गए, और मतलब अलग अलग मंत्रालय संभाला उन्होंने। और बीजेपी में उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रमोद महाजन का कद बहुत बड़ा था और बहुत बड़े ताकतवर नेता थे। बल्कि ये भी कहा गया था कि आने वाले वक्त में शायद वो बीजेपी के इतने बड़े नेता हों कि प्रधानमंत्री पद तक पे वो अपना दावा ठोक सकते हैं। और उनकी जो खासियत थी, एक तो कि सारी पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों के बीच में उनके अच्छे रिश्ते थे, दोस्ती थी, बोलते बहुत अच्छा थे, वक्ता अच्छा थे, और सबसे बड़ी खासियत जिसके लिए उनकी जो पहचान थी, वो पार्टी के लिए पैसे जमा करना, चंदा जुटाना, फंड इकट्ठा करना, इसमें उन्हें महारत थी। और इसी को लेकर उन पर कई बार सवाल उठा कि बहुत सारे फंड का उन्होंने अपना बेजा इस्तेमाल भी किया, जो पार्टी फंड में होना चाहिए था वो शायद उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, हालांकि इन सब के कोई सबूत नहीं मिले। और ये भी था कि जब उनकी अचानक मौत हुई तो ये बहुत सारे पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं था, और वो कहाँ है, किसके पास है, उसकी जानकारी किसको है, ये सारे सवाल भी उठ रहे थे। तो ये कहानी शुरू होती है 2000, जो उनकी मौत की कहानी है 2006 की बात है ये, 22 अप्रैल 2006। लेकिन उससे पहले 21 अप्रैल 2006 को एक अजीब चीज़ होती है। प्रमोद महाजन तब अपने घर गए थे मुंबई, सेंट्रल मुंबई में एक वर्ली जगह है, वहाँ पे उनका घर था, और उनकी फैमिली में वहाँ पे उनकी बीवी रेखा महाजन, बेटी पूनम महाजन, बेटा राहुल महाजन, ये लोग सारे एक साथ रहते थे। 21 जून की रात को इनके जो छोटे भाई हैं प्रवीण महाजन, उनके साथ फ़ोन पे बड़ी लंबी बात हुई, और फ़ोन पे दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, और बहुत तेज़ झगड़ा हुआ, और ये पूरे घर वाले भी सुन रहे थे, चूँकि प्रमोद महाजन घर पे थे उस वक्त। तो प्रवीण महाजन के साथ फ़ोन पे उनका झगड़ा वगड़ा होता है। इसके बाद रात को प्रवीण महाजन एक आखिरी SMS करता है प्रमोद महाजन को, अपने भाई को, और उस SMS में जो टेक्स्ट था, वो एग्जैक्ट जो था, वो ये लिखा हुआ था कि अब न होगी याचना न प्रार्थना, अब रण होगा जीवन या फिर मरण, मतलब जीवन या फिर मौत, ये एक टेक्स्ट किया। और उसके बाद 21 जून की रात, और इससे पहले भी इन दोनों में झगड़ा हो चुका था कई बार, प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन में। तो खैर रात को ये सारा झगड़ा होता है। और ये भी है कि प्रमोद महाजन के बारे में ये भी कहते हैं कि वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर, उनको गुस्सा जल्दी आता है, और उन्होंने ये बात कई इंटरव्यू में भी अपने बोला है कि हाँ उन्हें गुस्सा आता है, और वो कोशिश करते हैं कि उन्हें गुस्सा ना आए। तो 21 जून 2006 को ये दोनों भाई में फ़ोन पर लड़ाई होती है। इसके अलावा फिर एक मैसेज किया जाता है,
22 जून की सुबह करीब 7:30 पौने 8 बजे प्रवीण महाजन सीधे प्रमोद महाजन के घर पहुंचता है वर्ली में। वहां पे आने के बाद प्रमोद महाजन तब घर में ही थे। दोनों का आमना सामना होता है और दोनों में एक बार फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा करीब 15 मिनट तक चलता रहता है और 15 मिनट में दोनों बहुत तेज़ आवाज़ में लड़ते हैं। और इसके बाद अचानक इस झगड़े के दौरान में ही प्रवीण महाजन अपनी जेब से .3 बोर का ब्राउनिंग पिस्टल, एक लाइसेंस उनके पास ऑलरेडी था उस पिस्टल का, उस पिस्टल को निकालते हैं जेब से और सीधे इस लड़ाई झगड़े के दौरान में ही अचानक एकदम दोनों पास थे भाई खड़े हुए, पिस्टल निकालकर वो 4 फायर करता है प्रवीण महाजन और उनमें से एक दाएं बाएं हो जाती, गोली लगती नहीं है, लेकिन 3 गोली प्रमोद महाजन को सीधे जाकर लगती है और बिल्कुल ही क्लोज रेंज से, बिल्कुल नज़दीक से। जब ये गोली जिस वक्त जो लगी उस वक्त कहते हैं कि टाइम हो रहे थे सुबह के 8 बज रहे थे ठीक। प्रमोद महाजन के घर के बराबर में ही गोपीनाथ मुंडे का घर था जो कि प्रमोद महाजन के बहनोई थे। प्रमोद महाजन की सिस्टर जो थी वो गोपीनाथ मुंडे की वाइफ थी और गोपीनाथ मुंडे बड़े नेता बीजेपी के वो भी। तो यहाँ से उन्हें फ़ौरन पता चलता है, बिल्कुल पड़ोस में ही एकदम घर, तो वो लोग भाग कर आते हैं और उसका प्रमोद महाजन बिल्कुल खून से लथपथ ज़मीन पे अपने घर में पड़े हुए हैं, घर में रोना चीखना मच जाता है। वो सारे किसी तरीके से प्रमोद महाजन को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और फिर फ़ौरन हिंदुजा अस्पताल लेकर जाते हैं। जब अस्पताल में प्रमोद महाजन को ले जाया गया तब उस वक्त टाइम हुआ था लगभग 8:20 अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड में ये टाइम है। तो 22 जून दोपहर सुबह 8:20 पर उसके बाद वहाँ डॉक्टरों की टीम उनका पूरा मुआयना करती है, देखती है। एक गोली लीवर में जाकर लगी थी, एक गोली चेस्ट के नीचे लगी थी और एक गोली पेट में लगी थी। ये जो 3 गोली उन्हें लगी थी, एक लीवर में, एक चेस्ट के नीचे और एक पेट में, ये तीनों गोली उन्हें शरीर के बाईं तरफ लगी थी, इस तरफ, और इसीलिए उनका हार्ट जो है, दिल, वो बच गया था। लेकिन जो पेट में गोली लगी थी और चेस्ट के नीचे, वहाँ से एक, जो डॉक्टरों ने बताया, एक नस जाती है जो ब्लड को हार्ट सर्कुलेट करती है और लीवर में गोली लगने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बाकी चीज़ें ने तो डॉक्टरों ने वहाँ फ़ौरन ऑपरेशन करने के बाद सब कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन लीवर की ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस दौरान में लगभग 25 बोतल खून उनको चढ़ाया गया और किसी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता है पर उनकी हालत लगातार क्रिटिकल रहती है। इधर दूसरी तरफ करीब 8 बजे के आसपास सुबह गोली मारने के बाद 4 गोली चलाता है प्रवीण महाजन, 3 लगती है और चौथी नहीं लगती है, मिसफायर हो जाता है। वो सीधे घर से बाहर निकल जाता है उसी वक्त और घर से भागकर वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपने आप प्रवीण महाजन। और वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पिस्टल निकालता है, बाकायदा पुलिस को देता है और वो पहली बार बताता है कि मैंने अपने भाई प्रमोद महाजन को गोली मार दी और गोली मार के मैं यहाँ आ रहा हूँ सरेंडर करने के लिए। पुलिस भी हैरान। पुलिस प्रवीण महाजन को जानती भी थी क्योंकि प्रमोद महाजन का कद इतना बड़ा था तो उनकी फैमिली को, और जब भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट और ये सारी चीज़ें प्रमोद महाजन मुंबई होते थे तो ये सब कुछ करना पड़ता था, तो इस वजह से पूरी फैमिली मेम्बर को वो जानते थे। तो वर्ली पुलिस स्टेशन अचानक एकदम चौंकी, उन्होंने अपने आला अफसरों को फ़ोन किया, खड़काया। इधर इस बीच में पता चल गया कि हाँ प्रमोद महाजन को गोली लगी है। उस पिस्टल को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसका जो पुलिस को शुरुआती बयान दिया था प्रवीण महाजन ने, वो ये कहा था कि मैंने इसलिए मारा कि मेरा भाई जो है वो मुझे इग्नोर कर रहा है और हमेशा मेरी बेइज्जती करता है और हमें नीच दिखाने की कोशिश करता है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैंने गोली मार दी। ये उसकी शुरुआती बयान थी। तो पुलिस फ़ौरन उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर लेती है क्योंकि प्रमोद महाजन अभी क्रिटिकल थे, जिंदा थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। उधर हिंदुजा हॉस्पिटल में लगातार कोशिश डॉक्टर कर रहे थे लेकिन हालत सुधर नहीं रही थी। मेन प्रॉब्लम लीवर में जो गोली लगी थी उसकी थी। तो फिर लंदन से एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है लीवर के, वो इंडिया आते हैं, वो डॉक्टरों के यहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल में मदद करते हैं और इस तरीके से करीब 13 दिन गुजर जाते हैं। 13 दिन के बाद 3 मई को 13
तमाम डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मौत हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते हैं और उसकी मेन वजह वही थी, जो लीवर जो डैमेज हुआ था जिस तरीके से, और एक वेन जिससे हार्ट को ब्लड सर्कुलेट हुआ करता था। तो जैसे ही उनकी मौत होती है, पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस को अब मर्डर में कन्वर्ट करती है और फिर मर्डर के चार्ज लगते हैं प्रवीण महाजन पर। उसके बाद मुकदमा शुरू होता है। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो अब हर एक को ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या है, मकसद क्या है। तो अदालत में रेखा महाजन, जो प्रमोद महाजन की वाइफ हैं, वो रिकॉर्ड पे गवाही देती हैं कि प्रवीण महाजन ने पिछले कुछ दिनों से प्रमोद महाजन से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी और प्रमोद महाजन ने कहा था मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, और इसलिए वो हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और इसीलिए वो धक्का मुक्की भी की और वो जो गोली उस दिन मारी थी इसीलिए मारी थी। लेकिन अदालत ने रेखा महाजन के इस बयान को, इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, 1 करोड़ मांगने की वजह से वो गोली चला, ये ऐसा कोई प्रूफ भी, सपोर्टिंग एविडेंस भी नहीं था, और अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। और इस इनकार की वजह एक और ये भी थी कि प्रवीण महाजन तब तक अलग अलग अपने बयान दे रहा था अदालत में, और वो प्रमोद महाजन के कुछ रिश्तों को लेकर भी था। तो इस पर फिर प्रमोद महाजन के परिवार ने अदालत से दरखास्त की, रिक्वेस्ट की कि इसको केस की जो सुनवाई हो उस पर मीडिया में कवरेज पे रोक हो और बंद कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। ये मतलब एक बंद कमरे के अंदर जहाँ सिर्फ वकील हो और कोई ना, और उसमें सुनवाई हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें कही जा रही हैं जो इस फैमिली की इज्जत के लिए ठीक नहीं है। तो इस अपील को प्रमोद महाजन की फैमिली को अदालत ने मान लिया और अदालत ने कहा था मीडिया को कि इस कोर्ट प्रोसीडिंग को और इसमें जो कुछ कहा जा रहा है वो आप पब्लिश नहीं करेंगे, ना टीवी पर दिखाएंगे। यह अदालत का फैसला आया था लोअर कोर्ट के वहाँ के, और वहाँ के लोकल तमाम रिपोर्टरों को भी कहा गया था कि आप इसको, कोई भी जो चीज़ प्रवीण महाजन कोर्ट में कहेगा आप उसको छापेंगे नहीं। एक इसमें जो और चीज़ थी, जो गवाही हुई थी, उसमें प्रमोद महाजन को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था गोली लगने के बाद, जब वो बुरी तरह ज़ख्मी थे, और गोपीनाथ मुंडे उनके जो बहनोई साथ में थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जाते जाते उन्होंने ये कहा था मुझसे कि आखिर मेरा गुनाह क्या था जो प्रवीण ने मुझे गोली मारी। ये प्रमोद महाजन की आखिरी लाइन थी जो गोपीनाथ मुंडे को कहा गया था, और ये उस वक्त कोर्ट में बताया भी गया था। तो ये मेरा क्या गुनाह था जो प्रवीण महाजन को ने गोली मारी, ये भी एक लाइन अपने आप में उस वक्त बड़ा था कि इसके क्या क्या मतलब अपने अपने हिसाब से मीडिया में भी निकाला गया था। खैर, ये सारी चीज़ें चली और कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें कहीं प्रवीण ने प्रमोद महाजन को लेकर, जिसमें सबसे ज़्यादा ये था कि एक उसने कहा कि मैं 15 दिन से प्रमोद महाजन अपने ही भाई से मिलने के लिए टाइम मांग रहा था और वो मुझे इग्नोर कर रहे थे, और 15 दिन तक उन्होंने मुझे मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। अपने आसपास के लोगों को, बाकी इनके सारे अमीर होते जा रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मेरा कोई केयर नहीं करते हैं। फिर कुछ रिश्तों को लेके थे प्रमोद महाजन की ऊपर ये भी था कि इनके कुछ रिश्ते हैं जिसकी वजह से खुद उनकी अपनी पत्नी रेखा महाजन के साथ उनका झगड़ा हुआ, और प्रवीण महाजन ने कहा कि बल्कि एक बार तो यह है कि बात तलाक की नौबत तक आ गई थी। हालांकि इन चीज़ों को रेखा महाजन ने हमेशा इनकार किया, लेकिन प्रवीण महाजन ये सारी चीज़ें बोलते रहे। और जब कोर्ट में फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ तक ये भी हुआ कि प्रवीण महाजन ने फिर अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कहा कि मैंने गोली नहीं मारी और मैंने पुलिस में जो बयान दिया था वो गलत था। वो दिन गुस्से में हमारा झगड़ा हो रहा था और प्रमोद महाजन और हम में हाथापाई हो गए और उसी हाथापाई में गलती से गोली चल गई। लेकिन फिर वही सवाल था कि गलती से एक चल सकती है, 2, 3, 4 गोलियां नहीं चल सकती हैं। तो वो बाद में उसने कहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया है और ये हाथापाई में हुआ है, और इस फैसले को ऊपरी अदालत में भी चैलेंज करने की तब वो बात करता था। तो खैर अदालत ने सारी चीज़ें सुनी और उसके बाद फिर लोअर कोर्ट ने 2007 में नहीं 2009 में प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, क्योंकि उनका कहना था कि जो सारे प्रूफ हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं। तो
18 दिसंबर 2007 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा सुनाने के बाद हाई कोर्ट में अपील की, चैलेंज किया इसको प्रवीण महाजन ने, लेकिन इसी बीच वक्त गुजरता रहा और 2010 में प्रवीण महाजन की जो पत्नी सारंगी, उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो ह्यूमन ग्राउंड पे अदालत ने प्रवीण महाजन को पेरोल पे रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद प्रवीण महाजन अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी की देखभाल करते हैं। लेकिन 3 मार्च 2010 को जब वो पेरोल का आखिरी दिन था और अगले दिन उन्हें वापस जेल जाना था, नासिक जेल में वो बंद थे, तो जिस दिन मियाद ख़त्म हो रही थी पेरोल की, उससे एक दिन पहले 4 मार्च को मियाद ख़त्म हो रही थी और 3 मार्च को 2010 ब्रेन हैमरेज की वजह से प्रवीण महाजन की भी मौत हो जाती है। मतलब जिसने प्रमोद महाजन अपने भाई को गोली मारी, अब उसकी भी मौत हो चुकी 3 साल के बाद। और इत्तेफाक की बात यह थी कि 3 मई को प्रमोद महाजन की मौत होती है, 3 मार्च को प्रवीण महाजन की मौत होती है। इनके कहते हैं परिवार में 3 तारीख को लेके कुछ अजीब सी चीज़ें हैं और 3 को मौत हो जाती है खुद कातिल की, जो प्रमोद महाजन के अपने भाई। लेकिन मौत से पहले जब ये जेल में प्रवीण महाजन था, तब प्रवीण महाजन ने 2009 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था माझा एल्बम, ये मराठी में है, मतलब माई एल्बम, मेरा एल्बम। और इस किताब में उसने जो मराठी में लिखा था, उसमें पूरा निचोड़ ये था कि कैसे उसको हत्यारा बनाने की कोशिश की गई और उस हत्या की वजह क्या थी, सारी चीज़ें। तो उसमें कुछ चीज़ें थी जिसको लेके मैं आगे बताऊंगा बाद में क्या क्या, लेकिन उसमें जो किताबों में, उस किताब में जो प्रवीण महाजन ने इल्ज़ाम लगाए थे वो ये कि प्रमोद महाजन बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनके पिता की मौत बचपन में ही हो गई, घर के 5 बच्चों में सबसे बड़े वही थे और उन्होंने घर को बहुत अच्छे तरीके से पाला। ये भी लिखा प्रवीण ने कि वो मुझे हमेशा अपने, मतलब उन्होंने भाई और बाप दोनों का प्यार दिया, पूरे परिवार का ख्याल रखा, वो बड़े अच्छे वक्ता थे, डिबेट में हमेशा जीतते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो दिल्ली में पावरफुल होते गए तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और जो फंडिंग करते थे तो उसमें ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसके बहुत सारे पैसे इधर उधर हुए। फिर उन्होंने कुछ रिश्तों पे लेकर सवाल उठाए और ये भी कहते हैं कि उस दिन जो लड़ाई हुई थी वो कुछ, उसके जड़ में कुछ ना कुछ रिश्ता भी था, लेकिन इसके सबूत, इसका गवाह कोई नहीं है, इसलिए बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये चीज़ें किताब में बाकायदा लिखी थी कि ये रिश्ते थे और इस रिश्ते के बारे में उनके सेक्रेटरी को पता था और उन्हें ये भी था कि शायद कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर वो ब्लैकमेल कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें जाकर मौत की वजह बनी। अब यहाँ पे ये बाकी जो प्रवीण महाजन ने कहा, जाहिर सी बात है कि इसका कोई प्रूफ सबूत उस किताब में जो है नहीं है। लेकिन एक और मराठी अखबार को भी इंटरव्यू दिया था और उसमें भी सेम यही इल्ज़ाम लगाए थे और उस इल्ज़ाम को लेकर टोटल ये था कि प्रमोद महाजन के कुछ महिलाओं से रिश्ते थे और ख़ासतौर पर एक का नाम लिया गया था और उसी को लेके ये सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा कि 23 जनवरी 1999 में दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस की एक जर्नलिस्ट थी शिवानी भटनागर, और इत्तेफाक से तब मैं जनसत्ता में था और उसी बिल्डिंग में था, एक्सेलेंस बिल्डिंग में आईटीओ पे। और शिवानी भटनागर से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। वो मेरी बहुत सीनियर थी, लेकिन कभी जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता नहीं था। और हम लोग उस वक्त नए नए जर्नलिज्म में आए थे, तो और रात को अक्सर मैं उनको वहाँ एक्सेस बिल्डिंग की सीढ़ियों पे बैठ के सिगरेट पीता हुआ देखा करता था। और वो चूँकि पॉलिटिकल करती थी बीट कवर, तो 23 जनवरी 1999 को उन्हीं शिवानी भटनागर का कत्ल हो गया था और उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। उस पूरे कत्ल को मैंने कवर किया और तब जो एक
आईपीएस अफसर थे पंजाब कैडर के, रविकांत शर्मा, आरके शर्मा, उनको पुलिस ने पकड़ा, मुकदमा भी चला, उनको सज़ा भी हो गई। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तब ये था कि शिवानी भटनागर का कत्ल आईपीएस रविकांत शर्मा ने किया, और उसकी वजह यह है कि इन दोनों के बीच में अफेयर था। लेकिन फिर शिवानी उनको शादी के लिए दबाव डालने लगी और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने किराए के कातिल को भेजा और शिवानी का मर्डर करा दिया। ये इल्ज़ाम था। जो आईपीएस रविकांत शर्मा की बीवी थी मधु शर्मा, उनका मैंने उस वक्त इंटरव्यू भी किया था और उस इंटरव्यू में भी जिक्र है इस बात का। उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा दबाव और कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि शिवानी भटनागर के रिश्तों की वजह से जो हुआ है जो कुछ, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनका रिश्ता प्रमोद महाजन के साथ था और प्रमोद महाजन के ऊपर वो प्रेशर डाल रही थी और प्रमोद महाजन ने आरके शर्मा और इनके लोगों का यूज़ किया शिवानी भटनागर के कत्ल के लिए। ये इल्ज़ाम मधु शर्मा ने लगातार उस वक्त मीडिया में लगाया था, इंटरव्यू दिए थे। हालांकि कोर्ट में ये बात साबित नहीं हुई और कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो आईपीएस हैं आरके शर्मा उनको सज़ा दी और जो भाड़े के किराए के कातिल थे उनको सज़ा दी। तो ये नाम शिवानी भटनागर केस में भी प्रमोद महाजन का लिया गया था। खैर, तो जब 2009 में किताब आई उसके बाद उसमें सारी चीज़ें कही गई, बताया गया कि ये है। लेकिन एक चीज़ थी इसके अलावा, रिश्तों के अलावा, पैसों को लेकर, कि अचानक चूंकि मौत हुई और वो पूरा सारा फंडिंग वही देखते थे प्रमोद महाजन, तो बहुत सारे ऐन वक्त पे जो पैसे का हिसाब किताब था वो किसी को नहीं मालूम। तो वो हिसाब किताब किसके पास था, कौन कौन से उनके राजदार थे, कौन कौन से जानकार थे जिनको ये चीज़ें बताई गई, और वो पैसे कहाँ हैं। तो उस वक्त जो एक चीज़ उठी थी कि जो इनके सेक्रेटरी प्रमोद महाजन के विवेक मोइत्रा, वो बड़े क्लोज थे और 15 साल से करीब वो गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के साथ थे। उससे पहले वो एबीपी और इसमें भी रहे। तो विवेक मोइत्रा हमेशा साय के साथ रहते थे और विवेक मोइत्रा जो है वो सारे राज जानते थे। तो एक ये भी था कि शायद उनको ये सारी चीज़ें बाकी पता हों, क्योंकि अचानक हो गया है, बाकी तो कुछ मालूम नहीं। तो अभी ये सारे सवाल जवाब चल ही रहे थे और इस दौरान में प्रमोद महाजन की मौत के बाद उनकी अस्थियों को अलग अलग जगह पे प्रवाहित किया जा रहा था। आखिरी जो अस्थि का कलश था उसको 2 जून 2006 को आसाम में ले जाके प्रवाहित करना था, वहाँ की एक नदी में, और उसको राहुल महाजन को लेकर जाना था। राहुल महाजन प्रमोद महाजन के बेटे। 1 जून की रात राहुल महाजन दिल्ली में 7 सफदरजंग रोड पे होते हैं, जो प्रमोद महाजन का सरकारी बंगला था, उनको मिला हुआ था। और वहाँ पे 2 जून की सुबह अचानक खबर आती है कि विवेक मोइत्रा की अपोलो हॉस्पिटल में मौत हो गई है और राहुल महाजन सीरियसली वहाँ पे एडमिट है। ये सुबह खबर आती है 2 जून की। और हम लोग, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन मैं सोकर उठा था, चूँकि 9 बजे के बाद दफ्तर पहुँचना था उस दिन और लेट आए थे। तो अचानक फ़ोन आता है अपने ही किसी क्राइम रिपोर्टर दोस्त का, और वो बताता है कि ऐसे ऐसे राहुल महाजन और प्रमोद महाजन के सेक्रेटरी दोनों ने हॉस्पिटल में और एक की मौत हो गई है और वजह पता नहीं है। तो हम लोग भाग के जाते हैं। उसके बाद तब तक ये खबर आ रही थी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इन दोनों की मौत हुई है, और वो एक की मौत हुई है और एक एडमिट है फूड पॉइजनिंग की वजह से, माफ़ कीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। तभी फिर एक बड़े अच्छे हमारे एसएचओ दोस्त थे, वो सबसे पहले उस घर में पहुँचे थे। तुगलक रोड थाना पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी उस दिन एक बदमाशी की थी। एक कुछ क्राइम रिपोर्टिंग में कुछ अलग अलग तरीके से खबरें निकालने का कुछ आइडिया होता है, कुछ मेथड होता है। तो कई बार वो तरीका काम कर जाता है। जैसे अगर मैं सिर्फ ये करूं कि मैं शम्स बोल रहा हूं और यहाँ जनसत्ता अखबार या आज तक से, तो हो सकता है बहुत सारी जानकारी ना मिले। तो कई बार कुछ और बन के कुछ फ़ोन करने से कई काम हुए हैं क्राइम रिपोर्टिंग में। तो उस दिन मैंने वही एक तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था ये इसलिए खुलासा नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि हो सकता है भी मुझे फीचर में भी उसका इस्तेमाल करना पड़े, तो वो बेहतर होगा, उसको वैसे ही रखता हूँ।
तो खैर मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया और हम सब यही थे कि मुझे याद है दफ्तर में हमारे एक दो हॉस्पिटल से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको ही बुला लिया गया था डिबेट के लिए कि फूड पॉइजनिंग से कैसे जान जाती है, फूड पॉइजनिंग कैसे ख़तरनाक होता है, क्या होता है। और वो सारे डॉक्टर आने वाले थे और हर चैनल पे हेडलाइन यही चल रही थी 2 तारीख की सुबह कि फूड पॉइजनिंग से सचिव की मौत और राहुल जो है वो सीरियसली बीमार और अपोलो में एडमिट। तो जो आईओ थे, जो इंस्पेक्टर थे, वो उस घर में थे और उसके बाद फूड पॉइजनिंग की बात हो रही थी। तब मैंने उनसे फिर बातचीत की। अच्छा, घर के अंदर उस दिन चूँकि मामला थोड़ा सा संगीन था, किसी रिपोर्टर को जाने की एंट्री नहीं थी, तो वो काम मेरा फ़ोन पे हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वो जर्नलिस्ट से बात नहीं कर रहे थे, कायदे से वो अपने एक समझिए आप किसी सुपीरियर अफसर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी, जो गलती से वो मुझे दे रहे थे बट उन्हें लग रहा था वो किसी और को दे रहे हैं, वो ये थी कि भैया फूड पॉइजनिंग इसलिए नहीं हो सकता है कि एक नज़दीक के रेस्टोरेंट से खाना मंगाया गया, खाने में ये आइटम था और वो सारा खाना टेबल पे 10 का 10 पड़ा हुआ, उसके सील भी, उसकी पन्नी भी नहीं हटाई गई है, मतलब खोला ही नहीं गया उस खाने को। फ्रिज में और ऐसा कुछ था नहीं, न बासी खाना नहीं है जिससे कुछ हो सके। हाँ, पुड़िया ज़रूर मिली जेब से विवेक मोहित्रा के और उसको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो टेस्ट तो वैसे होता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल पुलिस वाला होता है कहता सर ये पुड़िया देख के मैं बता सकता हूँ इसमें कोकीन है। तो अब ये जब सारी खबर दी है, मुझे मालूम है कि ये खबर सच है। फिर मैंने इसको आज तक पे उस वक्त ब्रेक किया था और थोड़ी देर के बाद ये फूड पॉइजनिंग का सारा जो अब तक चल रही थी खबर वो सब गायब हो गई और अब आ गई बात ड्रग्स पे। और इस बीच में फिर सारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो सारी जांच के बाद पता चला कि उस रात उस घर में 7 सफदरजंग रोड पे विवेक मोहित्रा और राहुल महाजन थे। अगले दिन कलश लेकर जाना था। राहुल ने विवेक मोहित्रा से कहा कि मैं बड़ा आज अपने आप को लो फील कर रहा हूँ तो कुछ मंगाओ। तो इन दोनों ने शैम्पेन पी। विवेक मोहित्रा ने 15,000 रुपये दिए अपने ड्राइवर को और एक जगह फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात करने के बाद वो साउथ दिल्ली से ही ड्रग्स पैडलर से ड्रग्स मंगाया गया। उसके बाद ये लोग शैम्पेन पी रहे थे, फिर ड्रग्स को इन्होंने लिया और ड्रग्स लेते ही इन्होंने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, उल्टी करनी शुरू कर दी। और इस बीच में उस दिन 4 लड़के इनके घर पे आए थे, जिसमें से एक साहिल नाम का भी लड़का था। और ये चारों जो है वो उनकी बातचीत तो सबसे ये था कि पहली बार घर पे आए, क्योंकि उस घर के जो 2 नौकर थे अनिल गणेश उन्होंने कभी उनको पहले देखा नहीं था। तो वो थोड़ी देर बैठते हैं, इन दोनों की अचानक तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं। ये चारों खड़े होते हैं। उसके बाद नौकर से कहते हैं दोनों से कि इन्होंने ज़्यादा पी लिए, इनको अभी ऐसे ही रहने दो। वो चले जाते हैं। इस बीच में क्या होता है कि जो ये चारों जाते हैं तो उसमें से एक लड़का जो साहिल था उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है। तो साहिल की जब तबीयत बिगड़ती है तो ये लोग उसको साउथ दिल्ली के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं। साहिल वहाँ जाके सच बता देता कि मैंने ड्रग्स लिया है। डॉक्टर फ़ौरन उसको इंजेक्शन देते हैं। 1-1.5 घंटे में वो ठीक हो जाता है, फिर घर पहुँचता और सो जाता है। इधर ये लोग नौकर 45 मिनट के बाद आते हैं, देखते हैं हालत ठीक नहीं है। तब तक जब ये पहला लिया था और इनको लगा था कि ये गड़बड़ है, तो उस वक्त लेते ही विवेक मोहित्रा ने एक और कॉल किया था उसी पैडलर को। उसने कहा कि तुमने ये घटिया ड्रग्स भेज दिया, डाटा वाटा। तो उसने कहा कि अब सही वाला भेजो, दोबारा हम भेज रहे हैं। तो फिर दोबारा इन्होंने ड्राइवर को भेजा। तो करीब 2 घंटे के बाद साहिल को छोड़ के वो तीनों लड़के वापस आते हैं फिर घर पे ड्रग्स देने के लिए। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों वैसे ही पड़े हुए हैं बेहोश। तब वो फिर ये भी है कि उसकी जेब से पुड़िया बदलते हैं और विवेक मोहित्रा के, और उस घर से ये कहते हुए निकल जाते हैं अनिल और गणेश को, दोनों नौकर को, कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ। तब करीब 2:30 बजे रात को ये दोनों गाड़ी में डालकर उनको अपोलो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालांकि एम्स वहाँ से पास में, सफदरजंग पास में, और ये दोनों 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, और अपोलो बहुत दूर वहाँ से। फिर लेकिन अपोलो ले जाया जाता है। अपोलो में ले जाने के बाद डॉक्टर जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि विवेक मोहित्रा तो की मौत हो चुकी है, राहुल की हालत थोड़ी ख़राब है। लेकिन फिर सुबह तक ये था कि राहुल खतरे से बाहर है। उसके बाद अब पुलिस बाकी ड्रग्स पेडलर की तलाश करती है, ढूंढने लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। और अब तक खबर यही है कि ड्रग्स की बात को ऑफिशियली कोई बता नहीं रहा है। इस बीच में अपोलो से एक मेडिकल बुलेटिन जारी होता है और उस बुलेटिन में ये कहा जाता है कि जो विवेक मोहित्रा की मौत हुई है वो तो किसी
अनजाने जहर से हुई है, मतलब वो ड्रग्स भाई। लेकिन राहुल महाजन के शरीर से ड्रग्स का कोई भी अंश नहीं मिला है, ये क्लियर पोस्ट बाकायदा ब्रीफिंग में अपोलो जैसे हॉस्पिटल के कहा गया। ये ब्रीफिंग होती है, मीडिया को बताया जाता है कि राहुल महाजन के शरीर से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। इस बीच में जो पुलिस तलाश कर रही थी 4 लड़कों को, उनमें से जो मेन एक साहिल जोरू उसका नाम था, कश्मीरी लड़का था, वो ये सारी चीज़ें जब देखता है अगले दिन उठ के सुबह में कि विवेक मोहित्रा की मौत हो गई है, राहुल अपोलो में, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि मालूम है कि उसी ने ये सब कुछ, वो भी वहाँ था। तो वो भाग के कश्मीर चला जाता है, श्रीनगर की टिकट मिल जाती है उसको, और वो उसी दिन श्रीनगर। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वो वकील से अपने और फैमिली से संपर्क करता है, तो वो कहते हैं कि जब तुमने कुछ किया नहीं और तुम भाग रहे हो तो कल को नुकसान होगा, तो तुम सरेंडर कर दो। अब यहाँ से फिर एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि जब उसने कहा कि सरेंडर कर दो, तो हम लोग उस वक्त यहीं सफदरजंग या अपोलो हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे होते थे। फ़ोन आया तो साहिल जोरू ने यह तरीका निकाला, उसने कहा कि मैं ठीक है, आज तक मैं सरेंडर करूँगा। फिर लाइनअप होता है, फिर वो लाइनअप होने के बाद हमारे जो ब्यूरो के वहाँ पे अशरफ वानी हैं श्रीनगर में, अशरफ वानी से बात होती है। अशरफ वानी वहाँ पे उसको स्टूडियो में फिर लेकर आते हैं। यहाँ दिल्ली के स्टूडियो में तब मैं और दीपक शर्मा एक मेरे साथी थे, अब वो छोड़कर चले गए हैं, जो अंडरवर्ल्ड की जिन पे ऊपर काफ़ी पकड़ है, डॉन उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं और दीपक शर्मा यहाँ दिल्ली के स्टूडियो में, वक्त दोपहर के करीब 3 साढ़े 3 बजे का है, और वहाँ के स्टूडियो में साहिल लाइव बैठा हुआ है और हम दोनों लाइव बात करते हैं, और मैं उससे पूरी कहानी फिर पूछना शुरू करता हूँ। और वो बताता है कि हाँ, मैं ड्रग्स लेकर गया था और उस दिन हमने ड्रग्स दी थी, और राहुल ने शैम्पेन ली थी और ड्रग्स ली थी, और विवेक मोहित्रा ने भी शैम्पेन ली थी और ड्रग्स ली थी। थोड़ी देर पहले अपोलो ने अपना बुलेटिन जारी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि राहुल के शरीर से कोई ड्रग्स नहीं मिला, जबकि जो ड्रग्स देने वाला था वो खुद कह रहा था कि राहुल महाजन ने ड्रग्स लिया था। इस बीच में ये इस लाइव के दौरान में जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की भी नज़र थी आज तक पर, और बाकी जगह दिल्ली पुलिस फ़ौरन फ़ोन करती है कश्मीर पुलिस को। कश्मीर पुलिस के चूँकि सीनियर अफसरों से बात हुई, इधर लाइव चल रहा था, इतने में कश्मीर के पुलिस के अफसर सीधे आज तक के स्टूडियो में वहाँ पहुँच जाते हैं, और ऑन कैमरा लाइव बुलेटिन के अंदर, मतलब इंटरव्यू जो हम लोगों का चल रहा था, उस लाइव में पुलिस बाकायदा आती है, साहिल को उठाती है और वहाँ से फिर उसको गिरफ्तार करके एयरपोर्ट लाती है, फिर दिल्ली। ये सब कुछ लाइव पूरा देश देख रहा था तब। खैर वो उसका आता है, अपना बयान देता है, बाकी के जो 3 लड़के थे वो भी पुलिस के सामने आते हैं, बयान देते हैं, और उनके बयान के बाद फिर NDPS एक्ट के तहत मामला दिल्ली पुलिस दर्ज करती है। राहुल महाजन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, फिर उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, ले जाती है, फिर पुलिस कस्टडी लेती है, बाद में ज़मानत मिलती है, फिर खैर बाद में वो छूट जाते हैं। लेकिन ये कुल मिला के ये था कि अब इसमें 2 चीज़ें आई कि क्या उस रात ये ड्रग्स जानबूझ के गलत दिया गया था, विवेक मोहित्रा की जो मौत हुई है क्या वाकई वो कोकीन और शैम्पेन के कॉकटेल से हुई, या फिर कुछ और वजह थी। क्योंकि विवेक मोहित्रा की जब फैमिली आए, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप, तो वो आखिरी तक यही कहते रहे कि वो ड्रग्स नहीं लेता था और ये साजिश है। अब उसके पीछे ये भी कि चूँकि प्रमोद महाजन के बहुत सारे राज, मैं इसलिए इन दोनों कहानियों को आपको मिलाकर सुना रहा हूँ क्योंकि ये कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। विवेक मोहित्रा सबसे ज़्यादा राज अगर करीब था, फैमिली से भी ज़्यादा जिनके साथ प्रमोद महाजन वक्त गुजारते थे, तो वो विवेक मोहित्रा था। तो उसका इस तरीके से मौत और इस तरीके से संदिग्ध मौत, ये जो है अपने आप में शक और सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि आज तक ये पता नहीं है कि उस विवेक मोहित्रा की मौत का सच क्या है, लेकिन अगर आप कागज़ पे जाएं तो उसमें यह है कि ड्रग्स का ओवरडोज और ड्रग्स गलत तरीके से लेना, ये भी था कि जो उन्होंने उस रात दोनों जो ड्रग्स लिया था, वो एक तरीका ड्रग्स कई अलग अलग रूप में आप लेते हैं। तो एक रूप होता है ड्रग्स का कि वो पाउडर जो है उसको एक सीधी लकीर बनाकर आप रख देते हैं, एक आप मान लीजिए माचिस की तीली की तरह या सिगरेट की तरह सीधी, और उस रात कहा गया कि वो वैसी एक सीधी लकीर पाउडर टेबल पर रखा गया और 500 के नोट से उसको नाक के ज़रिए इनहेल किया गया था। और उसी के बाद फिर अचानक उल्टी शुरू हुई और फिर तबीयत बिगड़ी थी। ये जो स्टेबल और बाकी जगह से जो बाकायदा पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, उससे ये चीज़ें खुलासा हुआ था कि उस 500 नोट के ज़रिए उस दिन ड्रग्स इनहेल किया गया था। तो
अब इसमें यही सारी चीज़ें, चूँकि एक फैमिली का ये भी की तरफ से कई आ रहा था, जो प्रवीण महाजन ने बताया था, जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि विवेक मोहित्रा को ज़्यादा महत्व दिया था और विवेक मोहित्रा को सब कुछ पता है और सारे सीक्रेट अकाउंट्स पता हैं, कहाँ कहाँ पैसे हैं ये पता है, जो बेनामी पैसे हैं फंडिंग के वो कहाँ ये पता है, और इसीलिए विवेक मोहित्रा की इस तरीके से मौत हमेशा शक के घेरे में रही। और राहुल महाजन का भी उसमें शामिल होना और फिर इस तरीके से ड्रग्स लेना, लेकिन दोनों का ड्रग्स, एक ही ड्रग्स लेना, और एक की उसमें ये भी सवाल उठा था कि एक की फ़ौरन मौत हो गई, तो क्या ड्रग्स के ओवरडोज या इस तरह के अगर जो चीज़ें हैं उससे कितनी देर में मौत हो सकती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मौत भी शक पैदा कर रही थी। और अगर मैं इसकी इन लोगों के बयान के हिसाब से चलें, जो अनिल और गणेश जो इनके नौकर हैं, तो जो पहली बार ये बेहोश हुआ था विवेक मोहित्रा, उसके बाद वो कभी उठा ही नहीं, तो मतलब शायद उसकी मौत लगभग उसी वक्त हो चुकी थी जब उसने जैसे ड्रग्स को लिया था। तो ये सवाल और भी विवेक मोहित्रा के साथ ही चला गया। राहुल महाजन बाद में फिर वापस दिल्ली से मुंबई जाते हैं, और उनका ये था कि इस मामले में फिर उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया था वो यही था कि हाँ, वो लड़का लेकर आया था, लेकिन मैंने नहीं विवेक मोहित्रा की बात करी थी सब कुछ, और मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया था। तो ये सारे उनके बयान थे राहुल महाजन के। फिर राहुल महाजन बाद में आप देखा होगा वो रियलिटी शोज़ वोज़ में भी फिर वो गए, सब कुछ हुआ। लेकिन यह है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि दो भाइयों के सिर्फ एक मामूली झगड़े में 4 गोली चला देना और जान ले लेना, और ठीक 1 महीने के बाद उनके सबसे भरोसेमंद जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनकी मौत हो जाना, इनको कई लोग जोड़कर देखते हैं। लेकिन इस बारे में जो कानूनी चीज़ें हैं वो ये है कि अदालत ने इस प्रमोद महाजन की मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रवीण महाजन को जिम्मेदार माना, उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन मोटिव, मकसद क्या था कत्ल का, इसमें अदालत भी अपने फैसले में बहुत साफ साफ कुछ नहीं कह पाई। मतलब छुआ सभी कुछ, लेकिन साफ साफ कि किसी भी कत्ल का एक मकसद है, अचानक गुस्से में किया गया कत्ल अगर ये था तो फिर रात को झगड़ा हुआ, रात को ही वो घर पहुंच सकता था। फिर वो SMS जो आखिरी लिखा कि अब जीवन या मौत, वो फिर ये कि बार बार किसी चीज़ के लिए वो धमकाना, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ थी, किस चीज़ को लेके वो प्रमोद महाजन को आगाह कर रहा था, ये कह रहा था कि आप बाज आ जाएं, कौन सी ऐसी चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खुल के कभी सामने नहीं आई, और न इसको लेकर कोई बहुत पुख्ता सबूत वो किताब की शक्ल में ज़रूर आया, लेकिन उस किताब के बारे में भी जो महाजन परिवार उन्होंने सिरे से खारिज किया, बल्कि जो इनके इकलौते बड़े भाई बचे हुए हैं प्रकाश महाजन, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बदनाम करने की महाजन परिवार को एक साजिश है और बाकी कुछ नहीं है, कभी उनका ऐसा कुछ रहा नहीं। और परिवार ने हमेशा प्रमोद महाजन का सपोर्ट किया और कहा कि जो भी प्रवीण महाजन कह रहे हैं वो सब बकवास है। तो ये सारी पूरी कहानी थी प्रमोद महाजन की मौत की, और जिसको लेके ख़ासतौर पे कत्ल के मकसद या मोटिव को लेकर मुझे लगता है कि आज भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने नहीं आई। तो कैसी लगी आपको कहानी? अपने सुझाव हमेशा की तरह दीजिएगा, अपनी शिकायतें भी भेजिएगा, और इसमें कुछ चीज़ें रह गई हों तो वो भी ज़रूर बताइएगा।